अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मरकजी सीनियर रहनुमा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सैयद यूसुफ नसीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बाबर साहब वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब, बात यह है कि 8-9 माह से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा था और अब 2-3 माह से जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन था, लेकिन अब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। तो आप इस सारे सिनेरियो को अल्लाह की आजमाइश या आलमी रहनुमाओं की गफलत या नाअहली सबर करते हैं, क्या कहते हैं आप? जहां तक मैं सच्ची बात आपसे दिल की बात करूं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से जो कहर, इंसानी कहर हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर में जारी तहरीक आजादी को क्रैश करने के लिए किया और लॉकडाउन के नाम पे कर्फ्यू लगाया गया जो पिछले 10 महीने से जारी है। और इस दौरान तहरीक आजादी कश्मीर को ताकत के बलबूते पे 10 लाख के करीब फौज की मदद से उस कजिए को खत्म करने के कोशिश की हिंदुस्तान ने और रियासत जम्मू व कश्मीर पर कब्जा करके उसको हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की। हालांकि हिंदुस्तान के आईन में दफा 370 और 35A कश्मीरियों ने एक आर्जी गारंटी के तौर पर दिया था कि कश्मीरी अंदरूनी तौर बिल्कुल खुद मुख्तार होंगे। चंद चीजें हिंदुस्तान को आर्जी तौर जब तक के रायशुमारी नहीं हो जाती। ये महाराजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ये कश्मीरियों ने हक दिया था हिंदुस्तान को, जी आपके साथ हम तब तक हैं जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद ये रियासत के अंदर तारीख चली, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन में गया और वहां पर फैसला हुआ कि रियासत जम्मू व कश्मीर का जो फाइनल डिस्पोज ऑफ होगा वो ये होगा कि रियासत के लोग अपनी आजादाना मर्जी से अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगे। और ये फैसला हिंदुस्तान ने माना, पाकिस्तान ने माना और कश्मीरियों ने भी इसको वेलकम कहा। ये 13 अगस्त 1948, 5 जनवरी 1949, फिर 1952, 1957, हत्ता के 1964 तक बाज़ाब्ता करारदादें पास होती रही और मसला कश्मीर के हल के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ कोशिशें की, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने कब्जा करके इसको अटूट अंग 64 में कहना शुरू किया और वहां वजीर आजम और सदर रियासत की पोस्टों को खत्म करके। अच्छा, फिर दूसरी एक आम चीज जो हिंदुस्तान के आईन में थी कि कोई भी कानून, any law passed by the Indian Parliament or Indian President or India cannot be implemented on the state of Jammu and Kashmir without the approval of state legislature। और आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 से पहले उन्होंने सो कॉल रियासती असेंबली को खत्म किया, फिर गवर्नर राज नाफिज किया, गवर्नर राज के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल किया और उसके बाद उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर के मसले को हल करने के बजाय पूरी रियासत पर एक कानूनी कब्जा करना चाहा, जिसकी रूह से रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और इसी तरह जम्मू और वैली को दूसरी यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, असेंबली खत्म कर दी गई और बराह रास्त ऐसे कानून और भी पास किए जिसमें सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ और दूसरे ऐसे रूल्स जो हिंदुस्तान में लागू किए उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर में। उसमें 2 चीजें हुई, एक तो रियासत के तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, दूसरा उन्होंने इस मसले को हिंदुस्तान का अटूट अंग कहकर खत्म करने की कोशिश की। लेकिन असल में कश्मीरियों ने, जिस तरह आपने सवाल किया कि डबल लॉकडाउन का आप शिकार हैं, तो 5 अगस्त 2019 से आज की डेट तक इस दौरान
जब कश्मीरियों ने 6-7 महीने लॉकडाउन का अजाब देखा, दुनिया की तवज्जो मबजूल नहीं हुई कश्मीर की तरफ, तो मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए एक आजमाइश पैदा कर दी कि एक मासूम लोग, जो लोग अपने हक की खुद राजियत की जदोजहद कर रहे हैं, जिन्होंने 5 लाख की कुर्बानियां दी हैं, जिनका हर गांव में, हर मोहल्ले और हर शहर में बाजार शोदा मौजूद है, और जिनके साथ दुनिया ने वादा किया था कि आपको हक के खुद इरादियत जो दिया गया वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट होंगी कश्मीर में, तो दुनिया ने कश्मीर की तरफ तवज्जो नहीं ली। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सारी दुनिया इस आजमाइश में और लॉकडाउन में हुई, ये बका उन कश्मीरी बेटियों की, उन माओ की, उन बहनों की, जिनके लख्त जिगर उनकी आंखों के सामने शहीद हुए, जिनकी असमतें माँ बाप के सामने बेटियों की, बहू की असमतें लूटी काबज फौज ने, और इस वक्त काबज फौज वहां इस तरह दना रही है जैसे कि उन्होंने किसी पुराने जमाने में कोई किला फतह किया हो। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ, मैं आपके चैनल की वसात से पूरी दुनिया को ये बात कहता हूँ, अल्लाह को गवाह ठहरा के कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले, हिंदुस्तान 1.5 अरब आबादी, 1.25 अरब आबादी है उनकी, वो सारे आके हमारी जो मुस्लिम अक्सरियत है उसको अगलियत में तब्दील करने की चेंज कर रहे हैं, फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान ने जितना जुल्म किया, अल्लाह ताला हिंदुस्तान से बदला लेगा, और रियासत के लोग तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक वो अपने हक के खुद इरादियत को, अपनी आजादी को हासिल नहीं कर लेते। अच्छा यूसुफ साहब, आजकल चाइना भारत कशीदगी भी चल रही है, इसकी मेन वजह क्या है आपकी नजर में? ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। मैं पहले तो ये एक्सप्लेन करूं कि लद्दाख, पहले तो रियासत जम्मू व कश्मीर के जो हमारे डिविजन्स हैं वो जम्मू है, वैली है, लद्दाख है, आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये 5 रीजन्स हैं। इनको 5 सूबे भी कहा जाता था, इनको 5 डिवीजन भी कहा जाता है। तो अब जो लद्दाख जिस पर हिंदुस्तान काबिज है, 62 में इसके जब चाइना के साथ जंग हुई तो कोई 8000 मरबा मील इलाका जो था लद्दाख का, जो रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, उस पर चाइना का कब्जा हो गया। लेकिन चाइना की स्टेटेड पॉलिसी, जब उस पर पाकिस्तान ने शोर मचाया कि जनाब ये है तो ये रियासत जम्मू और कश्मीर मुताजा का हिस्सा, तो लेकिन उस वक्त जो हिस्सा चाइना के कब्जे में आया वो हिंदुस्तान के कब्जे से उन्होंने 62 में छीना, और इस तरह उसको आप अक्सा चीन कहें, वो इलाका चाइना के पास है। वहां आबादी कश्मीरियों की नहीं है, लेकिन फौजी एतबार से वो बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था। अब जब ये हिंदुस्तान ने देखा कि जो इस वक्त पाक चाइना दोस्ती है, या जो इस वक्त ये एक ऐसा रोड बन रहा था जो पूरी दुनिया के लिए, इसको आप बिजनेस की बैकडोर कह सकते हैं, तो जी सी पैक, तो ये किसी भी तौर पर हिंदुस्तान को भी, और सच्ची बात यह अमेरिका को भी ये पसंद नहीं आया। तो हिंदुस्तान ने कोशिश की, वहां एक वैली है जो हिंदुस्तान के पास लद्दाख का हिस्सा है, लेह में, तो उसमें हिंदुस्तान ने कोशिश की कि इस रोड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फौजी एतबार से। तो उन्होंने उस इलाके में कुछ फौजी हरकत और फौजी यानी कि कुछ किला बनाने की कोशिश की, कुछ ऐसी जो चाइना को पसंद नहीं थी, तो चाइनीज ने वहां उनसे वो इलाका मजीद छीन लिया। वो एक वैली है जो फौजी एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन थी वो इंडियन फौज के कब्जे में, है तो ये रियासत जम्मू व कश्मीर का हिस्सा। यहां मैं आपको इस बात की भी वजाहत करता चलूं कि चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है कि रियासत जम्मू व कश्मीर का जो फैसला होता है हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे, और जो इलाका हमारे पास है ये हम उसी फैसले के तहत यानी जम्मू कश्मीर को हवाले कर देंगे। तो इसलिए चाइना का ये क्लेम कभी नहीं है कि ये मेरा हिस्सा है। चाइना का ये क्लेम है कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और जब मसला कश्मीर हल होगा तो हम ये इलाका कश्मीर को हवाले, जम्मू कश्मीर की जो सूरत बनती है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट किया हो या जिस पर सारी पार्टीज राजी हो जाएं। तो इसलिए ये चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जो ये तनाजा चला रहा है, ये इसी वजह से है कि हिंदुस्तान को ये बात पसंद नहीं है
कि सी पैक के जरिए इतने मुल्कों को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, और चाइना जो है ये दुनिया के मार्केट में आसानी से उसको अप्रोच भी मिल रहा है, इसका फायदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। तो ये चीज हिंदुस्तान को कभी हजम नहीं हुई, और इसलिए आज वहां बिल्कुल जो चाइना नहीं भी चाहता था वो उन्हें कर दिखाया। वो एक पूरी वैली है जो इनके पास थी, उन्हें बड़ी आसानी से उसको हासिल कर लिया। तो अब हिंदुस्तान की कोशिश है कि मुज़ाकरात से इसको वापस ले, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है उसमें सारी बदमाशी हिंदुस्तान की है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर की कानूनी हैसियत को खत्म करके एक रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, इस चीज को हिंदुस्तान, चाइना ने भी पहले ही दिन इसको रिजेक्ट किया, उन्होंने इस फैसले हिंदुस्तान के को एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना ने कहा कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर मुतनाज़िया है और इसका फैसला कश्मीर के लोग करेंगे। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है फॉलो किया है चाइना ने, वही तुर्की ने भी वही किया। बहुत सारे मुल्कों ने जो पाकिस्तान के दोस्त थे उन्होंने भी यही कहा कि ये जो मुतनाज़िया, जो हिंदुस्तान ने इस मुतनाज़िया रियासत को इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, ये अमल काबिल कबूल नहीं है। और उसी के मुआवजे में मैं ये समझता हूँ कि वहां पे हिंदुस्तानी फौज को बड़ी शिकस्त हुई है, और वो जो एरिया है इस वक्त वो चाइना के कब्जे में है। अच्छा साहब, ये जैसा कि आपने खुद भी फरमाया डिस्ट्रीब्यूटेड इलाका है ये, तो इसमें जो इसकी खुसूसी हैसियत भारत ने ख़त्म करके अपनी आज़ादी कायम कर ली है, तो इस तनाज़ुर में कुछ जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खड़ी है, और इस वक्त उसका क्या मौक़िफ़ है, उसकी क्या पॉलिसी है? देखिए, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये मानना है, और हमारे आईन का आर्टिकल 1 है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें ये 84,740 किलोमीटर माइल्स एरिया है, जिसमें पूरा लद्दाख है, गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू है, वैली है और आजाद कश्मीर है। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो जदोजहद है, वो यूनाइटेड नेशन के करारदादों के एन मुताबिक है कि पूरी रियासत के लोगों को ये हक हासिल है और ये हक दिया जाए कि वो अपनी सियासी मुस्तकबिल का तयन करें। तो लिहाजा जहां तक हमारा मानना है वो ये है कि ये पूरी रियासत है और ये हमारी है, और जो हिंदुस्तान ने रियासत को तकसीम किया 2 हिस्सों में, 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मजाक मैं समझता हूँ कि एक रियासत, जिस रियासत की 8,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, जिसके पास राज रंगनी वो तारीख है जो हिंदुस्तान के पास भी तारीख अपनी मौजूद नहीं है। एक ऐसी कौम जो सदियों से इस रियासत में रह रही है, जिनकी शनाख्त अपनी है, कल्चर अपना है, जबान अपनी है और गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है, तो उस रियासत की तशख्खुस को खत्म किया उन्होंने। तो ये दुनिया में कोई नहीं मानेगा और न कश्मीरी मानेंगे। अच्छा, 1947 में ही अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ही इस केस को लेके गया था कि खुद राज्यत के हवाले से इस्तिस्वाब के लिए, इस्तिस्वाब राय के लिए। तो ये इसमें कोताही आप किसके गंदाते हैं, आलमी रहनुमाओं की या कश्मीरी खुद इस वक्त मतलब वो नहीं चाह रहे कि इस्तिस्वाब राय दी जाए? मुगल साहब, बुनियादी तौर हुआ ये कि बदकिस्मती से 1947 में उस वक्त के महाराजा जो रियासत का था हरी सिंह, उसने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और उसने हिंदुस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, एक आजाद रियासत थी, उसको ऐसे ही रहना दिया जाए। और महाराजा हरी सिंह की ये कोशिश थी कि वो दोनों मुल्कों के साथ एक जैसा बर्ताव रखेगा और अपनी रियासत और अपने वजूद को और अपनी सॉवरेनिटी को कायम रखेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने निहायती चालाकी से, निहायती बदमाशी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि आपको याद है हिस्ट्री में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक साजिश के तहत अखनूर को पाकिस्तान के नक्शे से, वो पंजाब का हिस्सा था, काट के हिंदुस्तान के साथ मिला दिया। इस तरह वहां से रियासत जम्मू व कश्मीर में जमीनी रास्ता फराहम किया हिंदुस्तान को। उस जमीनी रास्ते से 2 नेशन थ्योरी के एन ब्रेक्स, और महाराजे को भी ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान ऐसे करेगा। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों की ख्वाहिशात के ब्रेक्स अपनी फौजें
भेजी जम्मू में और मुसलमानों का कत्लेआम किया। आपको याद होगा कि 1947 में 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया जम्मू के अंदर, और 5 लाख को पाकिस्तान में हिजरत करने पर मजबूर किया। ये हिंदुस्तान ने किया। और फिर हिंदुस्तान जब फिर आजाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चली, उस तहरीक उस जहाद की बरकत से या गलगित बल्तिस्तान के अंदर चली, तो आपने देखा कि आजाद कश्मीर आजाद हुआ, गलगित बल्तिस्तान आजाद हुआ, महाराजे की फौज यहाँ से भाग गई। तो फिर हिंदुस्तान जाके यूनाइटेड नेशन में गया, और फिर यूनाइटेड नेशन ने जो फैसला किया वो ये था कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करें, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन इस वक्त तक हिंदुस्तान ने उन करारदादों को अमलाने की कोशिश नहीं की, रोड़े अटकाने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता अब उसने कश्मीर पर फौजी कब्जा कर लिया है 5 अगस्त 2019 को। अच्छा साहब, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो इस वक्त जब मुश्किल हालात चल रहे हैं तो आलमी रहनुमा जो है वो इस वक्त ऐसे मस नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजूहत हैं और उनको कैसे सुलह बम पहुंचाई जाए उन मजलूम कश्मीरियों को? देखिए, 2019 में समझता हूँ कि कश्मीरियों की कुछ कामयाबी का साल था। 2019 में यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने वो सारी बातें तस्लीम की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी, हिंदुस्तान का नाजायज कब्जा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फिर लोगों को शहीद करना, फिर लोगों के तमाम राइट्स को सल्ब करना। तो ये सारी चीजें 2 रिपोर्ट उसमें यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन ने 2 रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रखी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, फिर OIC के अंदर। तो ये कुछ ऐसी चीजें ऐसी होने लगी जो हमें सपोर्ट की तरफ जा रही थी। लेकिन जब हिंदुस्तान ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जो तवज्जो है, यूनाइटेड नेशन की तवज्जो है, वो मबजूल हो रही है कश्मीर की तरफ, और फिर OIC में एक कश्मीर ग्रुप फैक्ट फाइंडिंग मिशन का भी बनाया गया, कश्मीर ग्रुप भी बनाया गया ऑन जम्मू एंड कश्मीर, फिर कश्मीर को OIC के अंदर एक ऑब्जर्वर का स्टेटस भी मिला। तो ये सारी चीजें जब हिंदुस्तान ने देखी तो वो बौखलाहट का शिकार हुआ, और उसने ये अमल किया जो आप देख रहे हैं 5 अगस्त वाला। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तवज्जो मबजूल हो रही थी कश्मीर की तरफ। लेकिन बाद में ये वबा इस वक्त दुनिया के अंदर फैल गई। अब हर मुल्क की यही कोशिश है, हालांकि हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो और आपके अपने सामाईन की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा जो जुल्म किया, शहादतें अपनी जगह, हमारा मानना है कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमने तो हमारे जो भी लोग मरते हैं वो जिंदा हैं, वो शहीद हैं, वो एक अहला मकसद के लिए जाने कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि हिंदुस्तान ने हमारे 1.5 करोड़ कश्मीरी जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर आज की डेट में है, उनको नान नफके के लिए मजबूर करने के लिए, उनकी इक्तिसादी और माशी हालत तबाह करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए। और आपने देखा कि गुज़श्ता साल जो हमारे वहां पे हमारी जो रोजगार है वो सबसे ज्यादा जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म के बाद हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री से अलावा हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, और दीगर यानी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में अपने आप को तकसीम किए हुए हैं। एग्रीकल्चर है हमारा, 80% दारमदार वहां एग्रीकल्चर पर है। तो इस सब को तहस नहस कर दिया हिंदुस्तान ने। जो टूरिज्म था वो भी नहीं हो सका, जो आपकी टूरिस्ट फ्रूट इंडस्ट्री थी, पूरा आपने देखा कि गुज़श्ता साल हमारे सारे मेवे जितने भी थे या इंडियन आर्मी ने खाए या वो जाया हुए। इसी तरह हम फसल को भी कल्टीवेट नहीं कर सके। तो हिंदुस्तान ने इस वक्त जो जंग हमारे खिलाफ ह्यूमन राइट्स के अलावा, मारने के अलावा, जेलों में भरने के अलावा, क़यादत को बंद करने के अलावा, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, हमें इस चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन जिस तरफ हमें वो लेके जा रहा है वो ये है कि कश्मीरियों का नान नफका बंद किया जाए, इनकी जो माशी हालत है इसको तबाह किया जाए, ताकि ये लोग हाथ फैलाएं खाने के लिए, हिंदुस्तान से राशन मांगे, चावल मांगे, और फिर उसके मुआवजे में हम इनकी तहरीक को क्रैश करें। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है। अब हमारी ये कोशिश होगी
कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में एक्चुअल सिचुएशन को दुनिया के पावर सेंटर्स तक भी पहुंचाएं, दुनिया के मीडिया सेंटर्स तक भी पहुंचाएं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इस वक्त इन्वॉल्व हैं कश्मीर के अंदर देख रहे हैं। अगरचे हमारी आपने देखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तमाम बंद कर दिए गए थे, अब 2G शुरू किया है, वो भी आर्मी उसका बेनिफिट उठा रहा है, लेकिन कश्मीर को उन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया था, लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कश्मीर के अंदर की सूरत हाल को हम इस वक्त आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान बाइस्ते फ्रीक और बाइस्ते वकील और आप पाकिस्तानी मीडिया की मदद से हम अब इस कश्मीर की एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटीज है दुनिया के तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। ये मेरा जुज़्व ईमान है, ये मेरा यकीन है कि जिस अंदाज से अभी आपने देखा कि इन दिनों भी हमारे कई नौजवान इन साल गुज़श्ता में 6 PhD स्कॉलर्स को शहीद किया गया जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस तरह आज भी हमारे नौजवानों को पकड़ दकड़ करके लॉकडाउन के नाम तो है वहां, लेकिन हकीकत में वहां कर्फ्यू है, क्योंकि हर घर के सामने एक बंदूक लेके फौजी खड़ा है, उसके बावजूद हमारे लोग निकलते हैं। उसके बावजूद अब ये अंदाजा आप करें कि जो हमारे बच्चों को ये शहीद किया जा रहा है उनकी डेड बॉडी उनके वर्षा को नहीं दी जा रही है। सोनामर्ग के एक दूर दराज एक जंगल में लेकर एक उन्होंने कब्रिस्तान फौज जहां फौज का कैंप है उस कैंप में कायम किया है, वहां लेके दफन करते हैं। तो ये हालत है, हिंदुस्तान ये जंग वहां हार चुका है, हर लिहाज से हार चुका है। लेकिन अब जो उन्होंने जो इस्तेमाल की ताकत को, उस ताकत का जवाब के लिए हमें बैनुल अक़वामी सपोर्ट की जरूरत है। हमें पाकिस्तान बाइस्ते फ्रीक और वकील के फर्ज बनता है पाकिस्तान का कि इस वक्त ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तमाम दुनिया के अंदर, जहां भी पाकिस्तान के सफारतकार हैं, जहां भी हमारे कश्मीरी आबाद हैं, तो वो इस वक्त कश्मीर के इस नक्शे को दुनिया के सामने पेश करें। जहां तक तारीख का ताल्लुक है, हमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं, अब हम मौत प्रूफ भी हो गए, ह्यूमन राइट्स प्रूफ भी हो गए कि अब हमें वहां के नौजवानों को अब सच्ची बात यह है कि शहीद होने में अब मजा आने लगा है। और जब जिस कौम के नौजवानों को शहादत में मजा आने लगे तो दुनिया की कोई ताकत उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया सैयद यूसुफ साहब। हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक उतारियत मिला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे, चाहे हिंदुस्तान के ये राइट कश्मीर का है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह।